वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सर बोले हैं 11th का भी पढ़ने को। एक कमेंट आया है, अर्चना सौरभ ने ये कमेंट किया, ग्रामर 11th और 12th का एक ही है जी। ये बात समझाते समझाते इंग्लिश टीचर परेशान हो जाएगा। या तो हम 11th 12th दोनों लिख दें तो बच्चे आएंगे। अधिकतर यही होते ही है। अगर 11th की क्लास चल रही है तो 12th का बच्चा पता नहीं है क्यों सोचता है, ये नहीं सोचता कि ये डबल बेनिफिट है हमारे लिए कि एक ही चीज को हम 2 बार पढ़ा रहे हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 11th में पढ़ाया जाए वो 12th में ना पढ़ाया जाए, और जो 12th में पढ़ाया जाए तो 11th में छोड़ दिया जाए। वही 2 साल सेम चीज पढ़ाने के बावजूद बच्चे नहीं जो है समझते इस चीज को, तो ये बड़ी अजीबो गरीब चीज है। इसको ध्यान न देते हुए चलिए स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने टाइम एंड टेंस हो गया उसके पहले, और कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की 1-2 चीजें पढ़ी थी। तो आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही ध्यान से देखेंगे कि what are the places where we can use present indefinite, in what conditions I was talking about, the conditions and the situation or the places where we can use present indefinite। इंडेफिनेट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो पर्टिकुलरली हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट को खत्म करेंगे, फिर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक फर्क समझेंगे। इसीलिए हमने थंबनेल इस तरह से लगवाया। सो सबको हाय हेलो हाउ आर यू, गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। तनु गुप्ता, आई नो दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड वन, दैट यू ऑलवेज अटेंड माय वीडियो स्पेशली। कि तनु गुप्ता हर एक इंग्लिश क्लास में रखती हैं, चाहे वो 2 बजे वाली क्लास हो, चाहे वो 11th की हो, और चाहे वो 12th की क्लास हो। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाँ, डिफेंस की तैयारी कब से होगी बेटा? अगर इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट आती है तो दैट इज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर डिफेंस। इसका मतलब आप प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इट मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। इंग्लिश 11th और 12th की ही पूछी जाती है कंपटीशन में भी। बीए और एमए की इंग्लिश ग्रामर होती नहीं, पहली बात तो बीए में होती भी है तो वो इस लेवल पर नहीं पूछी जाती कंपटीशन में। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभिषेक अग्निहोत्री किसने कह दिया बेटा? चलिए आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में ये देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हमने हैबिचुअल एक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स भी बता दिए थे। एंड आई जस्ट रिकमेंडेड टू फॉर्म 72 स्ट्रक्चर यूजिंग 1 सिंगल सेंटेंस। सो सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस से आप 72 स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, और इस तरह से अगर आप 10, 15, 20 वर्ब पे स्ट्रक्चर बना करके बोल लेते हैं तो इट मस्ट बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होगी, बहुत सहायक सिद्ध होगी। ठीक, तो हम लोग ने ये स्ट्रक्चर चीजें पढ़ ली थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्सप्रेस द परमानेंट एक्शंस। हमने कहा कहां पर हम यूज कर सकते हैं इसके? परमानेंट एक्शंस पे। पहला यूज जो कि हमने पहला यूज कल वैसे बता दिया था कि रूटीन एक्शंस, अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो वो रूटीनली अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। रूटीन का मतलब वो एक्शंस जो टाइम से रिलेट करते हो, जहां पर एक समय ऐसा दे दिया हो कि कोई एक ऐसा एक्शन जो आवृत्ति के रूप में इस तरह से बार बार हो, उसे हम कहते हैं रूटीन एक्शन। और वो अपने एक पर्टिकुलर समय पर हो सकता है। भाई 7 बजे सुबह उठना या 6 बजे सुबह उठना, 7 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाना, या 8 बजे नाश्ता करना, या स्कूल जाना 7:30 बजे। तो ये पर डे के वो काम होते हैं जो रूटीनली किए जाते हैं, और साथ ही साथ ये कब तक चलेंगे इसके बारे में कोई भी जानकारी वक्ता के पास, स्पीकर के पास नहीं होती है। ठीक, हाँ। सर लेट से, प्रियंका गुप्ता कह रही है सर लेट से क्यों नोटिफिकेशन आता है? आई एम सो सॉरी बेटा, पहली चीज तो आप लेट की स्पेलिंग सही करिए। इसको लेट बोला जाता है ना, आप लेट वर्ड लिख रही हैं। लेट का मतलब होता है 2। अब क्या 2 बाद में देंगे हम आपको। लेट एक अलग वर्ब है। तो 12 लेट से नोटिफिकेशन आता है बेटा, ये यूट्यूब की हो सकती दिक्कत हो, क्योंकि हमारी तरफ से टाइम में जो स्केड्यूल बनाया जाता है ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाता है कि ये वीडियो इस टाइम पर आएगी। सो आई एम सो सॉरी अगेन ऑन बिहाफ ऑफ माय होल जय महादेव विद्याकुल टीम। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, विल, वेरी गुड तनु गुप्ता। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 22-23 बच्चे 11th के ही हैं। 12th वाले सोच रहे हैं मैंने छोड़ा, जबकि 12th वालों को भी नहीं आता। अभी हमने 2 बजे वाली वीडियो में देखा था तो उसमें जो सेंटेंस बना रहे थे तो ऐसे बना रहे थे सेंटेंस जैसे कि कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हो। चलिए, बहरहाल
तो परमानेंट एक्शंस की बात करें तो ये स्थायी कार्य होंगे। परमानेंट एक्शंस क्या हो सकते हैं बेटा? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है संजय कम्स फ्रॉम रांची। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन जिसको भी आता हो हिंदी में जल्दी से बता दे तो पता ही चलेगा बच्चे कितने काबिल हैं, जो कि आते नहीं है इस वीडियो में, खासतौर से 11th और 12th के ये बच्चे जो, हाँ, संजय कम्स फ्रॉम रांची, रांची से संजय आता है। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें, समझना बेटा, हमको समझने की कोशिश करना। अगर आप देखें तो आप यही लिखेंगे संजय रांची से आता है, यही ट्रांसलेशन लिखोगे बेटा, आता है ना? Am I wrong और राइट? सही बताओ जल्दी से। हाँ जी बताओ बेटा। संजय आया है, आया नहीं है बेटा, तनु गुप्ता प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम कहें तो आया है और आता में फर्क है। ही हैज कम, वहां पर आया है के लिए हम ही हैज कम लिख सकते हैं और आता है ही कम्स। चलिए, तो हमने एक सेंटेंस देखा, अब इसे आप परमानेंट एक्शन कैसे समझेंगे? हम तातीते नहीं बता सकते बेटा, जिसको तातीते पढ़ना है वो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखे, कि जहां पर तातीते आ जाए तो वहीं पर हम, हाँ, तो तातीते और रहा रही से इंग्लिश नहीं बन पाएगी, ना हमसे बनेगी और ना हम आपको बता पाएंगे, तो तातीते के चक्कर ना पड़ना। अब सेंटेंस है कि संजय कम्स फ्रॉम रांची, आपने इस तरह के सेंटेंस आपने बुक्स में देखे होंगे। अब वहां पर तातीते जोड़िए तो आपको ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस सही होगा। इसका ट्रांसलेशन संजय रांची से आता है, तो संजय रांची से आता है, रोज आता है क्या? रोज आता है संजय रांची से? कभी कभी आता है, यहां पर ये सेंस आ रहा है कभी कभी आता है। लेकिन अब यहां पर जो परमानेंट ऑफ एक्शंस, मतलब एक्शंस जो परमानेंस को दिखा रहा है वो इस वजह से और इस तरह से दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर या विशेष स्थान पर कहीं रहता है तो वो उसका परमानेंट एक्शन है, रहना। आई लिव हियर, तो मैं क्या रोज रहता हूं? नहीं, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन का मतलब जो लगातार तो ना चले लेकिन जो है परमानेंट जरूर है, स्थायी कार्य। जैसे हमारे पास, मेरे पास एक पेन है, अगर हम एक एग्जांपल लें तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे मेरे पास एक पेन है, आप एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन है। तो अब ये जो पेन है आपके पास, तो ये पेन हमेशा आपके पास रहता है कि जो है आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, आप सिंपल कहेंगे आई हैव अ पेन, तो आप इसे भी परमानेंट ही मानेंगे। और यहां पर जो हैव लगा है ये प्रेजेंट इंडिफरेंट है, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट मत समझ लेना, क्योंकि बच्चे समझते हैं हैव का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, गलत। दूसरा है इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15th ऑफ अगस्त, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। अब यहां पर फॉल्स की इंग्लिश हम आपको ये समझाते हैं हमेशा कि अगर आप शब्दों के ऊपर चलेंगे तो आप फॉल्स की हिंदी क्या होता है बेटा? गिरना होता है। क्या होता है बेटा? गिरना होता है। क्या? गिरना, ठीक। अब गिरना क्या 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है वह गिरता है? नहीं, होता है। अब होने के इंग्लिश के लिए यहां पर हमने फॉल्स वर्ड लिखा है, देखा ना, हिंदी में कुछ, इंग्लिश में कोई दूसरी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। और यही इस तरीके से आप अंग्रेजी समझ सकते हैं कि यदि आपने ये सोच लिया कि जो हिंदी इंग्लिश लिखी है सब उसकी हिंदी क्या होती है, हमारे बच्चे यूपी बोर्ड से बच्चे या हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे, खास तौर से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग हिंदी समझे। लेकिन अगर हर एक शब्द जो कि इंग्लिश में लिखा है उसके आप हिंदी समझ रहे हैं तो फिर आप हिंदी के अनुसार अगर बना लीजिए तो अब आप इसका ट्रांसलेशन निकालेंगे कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को गिरता है। So will it be right translation of this sentence? इस सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन सही होगा? नहीं, हमने बोला 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब दोनों ही स्थिति में आप फॉल्स का प्रयोग कर सकते हैं। फॉल्स का मतलब तो गिरना होता है, तब फिर हमें हर एक वर्ड की हिंदी कैसे निकाल सकते हैं? ठीक जी, सबको हाय हेलो हाउ आर यू हो गया बेटा जी। तो ये आपके परमानेंट एक्शंस हो सकते हैं जो कि स्थायी कार्य व्यापार की स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए भी, तो ये आपका टू एक्सप्रेस द परमानेंट एक्शंस। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे एक्शंस होंगे, इस तरह का सेंटेंस आप स्वयं बना सकते हैं। रूटीन एक्शन जो कि हम कल डिस्कस कर चुके थे, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM, मेरे पिता 9 बजे ऑफिस जाते हैं, ये उनका पर डे का काम है। रूटीन का मतलब होता है कोई एक इंटरवल टाइम पर बार बार कोई एक्शन बार बार किया जाए या हो रहा हो तो उसको हम जो है हमेशा और हमेशा रूटीन एक्शंस की कैटेगरी में रखेंगे। और ट्रांसलेशन के लिए केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का
यूज करेंगे। प्रेजेंट में वो एक्शन रूटीन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा एग्जांपल है, आई कंटिन्यू माई स्टडी फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे तक पढ़ती हूं, मैं अपनी पढ़ाई को 3 घंटे तक जारी रखती हूं। तो ये जो कंटिन्यूएशन है ये एक दिन का होगा कि आप रोज के लिए अपने लिए ये शब्द यूज करेंगे कि मैं रखती हूं, लगातार रखती हूं। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम लगातार रखना। माई स्टडी, और कितने घंटों के लिए? 3 घंटे के लिए। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी द हैबिट ऑफ समवन एल्स, स्पेशली आई। यहां पर आई लिखा है तो आई का ये पर डे का काम है 3 घंटे पढ़ना। हैबिट समझ गए बेटा? हैं जी, लिख सकते हैं बेटा, हमने तो उस ट्रांसलेशन में बताया, सेलिब्रेट भी लिख सकते हैं वहां पर, है ना? हाँ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं लिख सकते भाई? ठीक, चलें, ये परमानेंट एक्शंस आपके हो गए। अब उसके बाद टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। कल हमने हैबिचुअल एक्शंस के बारे में भी बहुत कायदे से आपको बताया था, लेकिन कुछ चीजें नहीं बताई थी, वो ये हाँ समझ लीजिए कि आदतन कार्य जो होते हैं, आदतन कार्य मतलब आदत को व्यक्त करने वाले भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं। आदत क्या होती है? जैसे कि मैं बहुत तेज बोलता हूं, ये मेरी आदत हो सकती है, ये मेरा रूटीन एक्शन नहीं है, ये मेरी आदत है, मैं बड़ी तेज बोलता हूं। आई स्पीक इन अ वेरी फास्ट स्पीड और इन वेरी स्पीड, या सॉरी आई स्पीक इन स्पीड, मैं तेजी से बोलता हूं, मैं बहुत तेजी से बोलता हूं, ये मेरी आदत हो सकती है। पिताजी धूम्रपान बहुत करते हैं, ये आदत हो सकती है ना? वह टीवी बहुत देखती है, वह हंसती बहुत है, ये कुछ आदत। अब इन आदतों में आपको इस तरह के सेंटेंसेस में कोई चीजें ध्यान देनी है, वो ये कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस जो आदत को शो करे उसमें ये कुछ एडवर्ब्स हैं। क्या है ये? एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स का मतलब अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब कोई एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, सिर्फ वर्ब की मीनिंग में नहीं ऐड करेगा। सिंपली बच्चे यही समझते हैं कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को कहा जाता है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि एडवर्ब का प्रयोग केवल और केवल वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए न करके, बल्कि इसका प्रयोग किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए किया जाएगा, इसका प्रयोग किसी दूसरे एडवर्ब के लिए भी किया जा सकता है। ठीक, हाँ बिल्कुल होता है शिवांगी यादव, बिल्कुल आप सही हैं। हर एक एडवर्ब का अपना अलग अलग यूज होता है। अब यहां पर देखेंगे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, ये लिख लो बेटा। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले ली तो आपको याद रखना ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब भी सामान्यतया या लगभग हमेशा ही कहते हैं, जनरली। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब कभी कभार, जनरली का मतलब सामान्यतया, रेगुलरली का मतलब लगातार, यूजुअली का मतलब सामान्यतया, रेयरली का मतलब कभी कभार, नॉर्मली का मतलब सामान्यतया। ठीक, अब इन सबके ऑलमोस्ट सबके एक ही मीनिंग निकल कर आ रहे हैं। ठीक, बस ये है ऑपोजिट, ऑलवेज का जस्ट अपोजिट नेवर, नेवर का जस्ट अपोजिट ऑलवेज। तो अब यहां पर देखें कि दे रेयरली टेल अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता या बहुत ही कम झूठ बोलता है। अब इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि वह बहुत कम झूठ बोलता है, वह बहुत कम झूठ बोलता है। अब इस सेंटेंस में आप बहुत कम के लिए कोई नया शब्द मत इजाद करिए। सर इसके लिए क्या यूज होगा? बेटा बहुत ही सिंपली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही रेयरली स्पीक्स, स्पीक ना लिखे, टेल अ लाई, रेयरली टेल्स अ लाई। रेयरली का मतलब हो गया बहुत कम या बहुत ही ना के बराबर। जब कभी हमारे सेंटेंस में ऐसा होता है ना कि अरे यार नहीं वो झूठी नहीं बोल सकता, वो एकदम ना के बराबर बोलता है, वो ना के बराबर सच बोलता है, तो यहां पर हमने बहुत कम लिखा, लेकिन इसका मतलब नहीं बहुत कम के लिए लिटिल लिखे, कम के लिए लिटिल, बहुत मतलब वेरी वेरी लिटिल नहीं। आप सिंपली इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली बात है, विच यू शुड नोट देम डाउन, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए।
बहुत ध्यान समझना, यदि आप इन एडवर्ब्स का प्रयोग करें, यदि आप इन एडवर्ब्स का प्रयोग करें तो एक चीज और है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जितने भी एडवर्ब्स थे इनको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक दो शब्द जो है आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर में भी चले जाते हैं, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 or 2 मिनट। सर टेल्स क्यों नहीं लिखे हैं? टेल्स अच्छा नहीं लिखा था, हो सकता है बेटा हमसे गलती हो गई, टेल्स ही होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक, हाँ, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है बेटा, ये कुछ एडवर्ब्स थे जो आपने पीछे वाले स्लाइड में देखे, रेगुलरली, यूजुअली और नेवर। इसमें जो आपका जनरली है ये आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर भी कहलाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, और नॉर्मली ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर भी कहा जा सकता है, लेकिन आप इन्हें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी समझिए और इनका प्रयोग यदि इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जा रहा हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा जाता है। लिख लो बेटा, इसको लिख लो। क्लियर नहीं दिख रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? इसको लिख लो, रखा जाता है। जब सेंटेंस निगेटिव होगा तब डू या डज प्लस नॉट फिर प्लस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इसको समझो बेटा। ये दोनों पॉइंट लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लिख लो बेटा जरा। वेरी गुड। नूरगुल एक लड़का आता है, हो गया, चलो अच्छी बात। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया आपने, तो इस बात को ध्यान रखें। अब हमने एग्जांपल लिया कि वह हमेशा समय पर नहीं आता है। अब इसका ट्रांसलेशन कोई बनाए, जल्दी से बनाए। जय गुरु जी बेटा। नरेंद्र मोदी, बताए इसका ट्रांसलेशन, जल्दी बताए, जल्दी से बनाओ। ट्रांसलेशन इसका बनाएगा, जरूरी है, इसका ट्रांसलेशन बनाओ बेटा जल्दी से। तराना खान, चलो अच्छी बात है। राइटिंग बेटा
आपने कहा राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या समझ में तो आ रहा है, हमने तो ऐसे ही कह दिया, आपने तो सीरियस ले लिया उस बात को। राइटिंग नहीं अच्छी। चलिए बाहर हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, सजा के लिखेंगे तो यहाँ आर्ट कंपटीशन तो चल नहीं रहा है ना, राइटिंग कंपटीशन चल रहा है, सजा के लिखें क्या फायदा, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, मेरा काम है। ही नेवर कम्स एट, हाँ अब इस सेंटेंस को बेटा शिवांगी यादव ने बनाया, ही नेवर कम्स एट द टाइम। इसमें 2 गलतियां हैं बेटा, और किसी ने बनाया, और किसी ने नहीं बनाया, चलिए हम बता देते हैं। देखो इसमें एक वर्ड आपने जो बनाने की कोशिश करी, तो कोशिश सही करी और उसे बनाया भी जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश है, मतलब भाषा, इसे समझा जा सकता है, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन एकदम बेस्ट तरीका ये नहीं है। तरीका ये है बेटा, यहां एक हमेशा वर्ड आया और फिर नहीं भी आ गया, तो आप इसे ये लिख सकते थे, आप इसको लिखेंगे क्या, ये समझो बेटा, आप लिखेंगे, चलो हम दूसरा वो इसके पेन ही ले लेते हैं। अब आप लिख सकते हैं कि he does not always come on time। पहली बात तो यहां पर on time लिखेंगे बेटा, at time नहीं लिखेंगे, समय पर आने के लिए on time लगाते हैं। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, सेंस के अनुसार इसका ट्रांसलेशन ये भी बन सकता है, he नेवर, और उसके बाद आप अगर नेवर का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप कम्स ही लगाएंगे, क्योंकि यहां नॉट इसी में इंक्लूड हो गया, तो डू नॉट का प्रयोग ना करके डायरेक्टली हम नेवर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ही डज नॉट नहीं बेटा, रश्मि वर्मा, ही डज नॉट के बाद कम्स कैसे आएगा, डज लग गया या डू लग गया, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं, फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। यस, सिर्फ इसके लिए अलाउ है कि नेवर वर्ड का प्रयोग जब करें तो ये एक ऐसा एडवर्ब है जो निगेटिव है, और अगर निगेटिव है तो फिर नॉट इसी में इंक्लूड है। बट इन द एब्सेंस ऑफ डू नॉट और डज नॉट, वी विल ऑलवेज यूज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही नेवर कम्स ऑन टाइम। ये सेंसिबली तो ठीक है, बट एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये वाला एक्यूरेट है, ही और डज नॉट ऑलवेज कम ऑन टाइम। आप इसको सेंसिबली कह सकते हैं, ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वह कभी भी समय पर नहीं आता, लेकिन ऊपर लिखा है वह हमेशा समय पर नहीं आता, मतलब कभी कभी आता है, वह हमेशा समय पर तो नहीं आता, लेकिन मतलब कभी कभी आता है। अब अगर आप डायरेक्टली ये लिख दें कि ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वह कभी समय पर नहीं आता, तो ऊपर में लिखा है वह हमेशा समय पर नहीं आता, तो आप खुद समझिए, कोई व्यक्ति है 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो 2 बार वो नहीं आया, तो इतनी बार तो आया ना, तो इस सेंटेंस से पूरी तरीके से इसका निगेशन हो जाएगा, उसका पता चलेगा कि वो कभी नहीं आया, मतलब 7 बार नहीं, वह हमेशा समय पर नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता भी है। आप समझ रहे हैं, आप समझिए इस चीज को जी। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, अगर आप नोट करना हो तो नोट कर लें। चलिए आगे देखेंगे। फोर्थ जो है एक ऐसी प्लेस है कि टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ या प्रिंसिपल ट्रुथ, चाहे वो जनरल ट्रुथ हो, सामान्य सत्य हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या यूनिवर्सल फैक्ट हो या प्रिंसिपल एक सिद्धांत हो। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं चिरंतन सत्य, सामान्य सत्य या सिद्धांत, उसकी अभिव्यक्ति के लिए। जैसे अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं तो क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है ना, पूरे दुनिया के हर देश में यही माना जाएगा। और उसके बाद सेकंड वाला क्या कह रहा है, फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ, इस यहां पर इज़माल लगा हुआ है, तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक कोटेशंस भी है एक अपने आप में, तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। उसके अलावा भाई हवा हमें, या ये ना लिख करके, पेड़ हमें, पेड़ हमें हवा देते हैं। अब ये भी एक सत्य है कि पेड़ हमें हवा देते हैं, तो आग तो देते नहीं, पूरी दुनिया में सत्य होगा,
तो आप लिख सकते हैं ट्रीज गिव अस एयर। ठीक, आप उसे ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, एक्चुअली वो ऑक्सीजन ही देते हैं। ठीक, बात सही है, सार्वभौमिक है, हाँ या ना? हाँ, अर्चना सौरभ बी जी, समझ गए? आगे चलें, चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर। प्लान्ड फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जब हम फ्यूचर पढ़ाएंगे तो हम आपको ये भी बता देंगे, लेकिन फिर भी सपोज करिए आपका फ्यूचर का सेंटेंस ऐसा हो कि मैं अगले साल शादी कर रहा हूं, मैं अगले साल शादी करूंगा, मैं कल आता हूं, मैं कल आता हूं, हमने सिर्फ इतना बोला, मैं कल आता हूं। अब जरा बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता या ये बोला नहीं जा सकता? थिंक योरसेल्फ एंड देन रिप्लाई। हाँ, जय मिश्रा कह रहे हैं तनु गुप्ता एक भी लाइव नहीं छोड़ती है, पढ़ने वाली लड़की है भाई। ट्रीज लिखा है बेटा, हमने ट्रीज लिखा है, ट्रीज को काउंट किया जा सकता है बेटा, ट्रीज आर काउंटेबल, तो आप ट्रीज लिखेंगे। हाँ, अगर आप ट्रीज नहीं लिखना चाहते, ध्यान देना, अगर ट्रीज नहीं लिखना चाहते तो आप वहां पर अ ट्री या द ट्री भी लिख सकते हैं। ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे तो आ और द किसी भी एक आर्टिकल का प्रयोग कर लीजिए, और अगर आप उसे प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई विल कम्स टुमारो गलत है बेटा, नरेंद्र मोदी जी आप गलत है बेटा। आई विल कम्स कैसे हो सकता है, विल लगाओगे फिर कम्स कैसे? तो आप ये देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है, बट एक्चुअली इसका जो भाव है कल की वजह से ये फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है। तो अब जब प्लान्ड फ्यूचर आते हैं तो प्लान्ड फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में एक फर्क है कि प्लान्ड फ्यूचर बोले तो प्रेजेंट में गए, लेकिन उसको जो एक्शन का ऑकरेंस है, ऑकरेंस का मतलब घटना है, वो फ्यूचर में होगी। और इसी कारणवश जो प्लान्ड फ्यूचर या नियर फ्यूचर या जिनके बारे में, जिनके समय के बारे में वक्ता मतलब स्पीकर को ज्ञात हो ऑलरेडी, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कहें किताबों में सर तो नहीं लिखा, यूपी बोर्ड की बुक्स में 11-12 में इतना नहीं गहराई से दिया गया है, या कहीं कहीं लिखा है कहीं नहीं, बट सही यही है। जैसे मैं कल आता हूं तो उसे पता है बोलने वाले को मैं कल जा रहा हूं, इसीलिए उसने कहा मैं कल आता हूं फिर बात करता हूं, बोला जाता। फ्यूचर में एक्शन है, बोला प्रेजेंट में गया, तो आप सिंपली लिख सकते हैं आई कम टुमारो, आई कम टुमारो, ये लिख सकते हैं। आप इसे ये भी लिख सकते हैं वैसे जब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, आई एम कमिंग टुमारो, ये भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट आई एम कमिंग टुमारो। ठीक, हाँ या ना? वेरी गुड, अच्छी बात है। बैक क्यों लिखोगे बेटा? फिर है आई लीव फॉर दिल्ली, देखो यहां पर भी टुमारो का सेंस आ गया। टुमारो का मतलब क्या है? कल। अब यहां पर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर प्लान्ड फ्यूचर है कि नियर फ्यूचर? नियर तो नहीं हो सकता, अगला साल का मतलब नियर तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये प्लान्ड है इसलिए हम लिख सकते हैं शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल शादी करेगी। ट्रांसलेशन आप यही बनाइए, लेकिन इंग्लिश में जब आप लिखें उसको तो शी गेट्स मैरिड लिख सकते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये प्लान्ड है, पहले से योजनाबद्ध है। ठीक, I hope you understood. Take the screenshot if you want. शिवांगी जी बिल्कुल, हाँ हाँ, चलिए चलिए ले लिया, आगे चलेंगे। तो एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी हम बता सकते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो हिस्ट्री में, भाई जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो कि हम आपको बता दें कि जो कि जो है पास्ट में हुए, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस आज भी है इस वजह से, मतलब कुछ ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में हुए और वो आज भी याद किए जाते हैं, उसका एग्जिस्टेंस आज भी है। जैसे कि हमारी स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता के बाद हम दोबारा से गुलाम नहीं बनाए गए, मतलब स्वतंत्रता एग्जिस्ट करती है आज भी, उसका असर आज भी है। ऊपर देखो क्या लिखा है, ऐतिहासिक घटनाओं तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे वाक्यों से ऐतिहासिक वर्तमान
मतलब ऐतिहासिक और वर्तमान दो वर्ड अलग अलग है, एक तो पास्ट को शो कर रहा है और वर्तमान का मतलब प्रेजेंट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट इसका सेंस समझिए। ऐतिहासिक वर्तमान का मतलब कुछ ऐसे एक्शंस हुए जो एक्शन हुए तो पास्ट में थे लेकिन उनका एग्जिस्टेंस आज भी माना जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर अलाउड टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एज वेल। हम इस तरह के सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, महात्मा गांधी डाइड इन 1947, जाहिर सी बात सबको पता है 1947 में ये काम हुआ था, वो मर गए थे, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी में ट्रांसलेट कर दें। आप इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको ट्रांसलेट कर दें। आप लिख सकते हैं यही कि महात्मा गांधी 1948 में शहीद हो गए, खत्म हो गए या स्वर्गवासी हो गए। इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 1947 दिस इज अनफॉरगेटेबल ईयर फॉर इंडियन पीपल। ये एक ऐसा ईयर है जो भारत कभी भी नहीं भूलेगा। उसके अलावा नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, अब पानीपत का बैटल शुरू होता है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम समझाते हैं। जब कभी भी आप अपने दादा दादी के पास बैठते हो बेटा, तो उसके पास बैठने पर दादा दादी जनरली आप लोगों को ऐसी कहानियां सुनाती हैं जो आप बोर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि दादा दादी अपनी कहानियां सुनाते 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 इतना खो जाते हैं, वो ऐसे बयान करने लगते हैं दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आपसे कहते हैं फिर पप्पू चच्चा आए और वो हमसे बोलते हैं कि चन्नू लाल वो जो है उनसे हमने कहा था लेकिन वो आज आएंगे नहीं। ऐसा बोलते बोलते आप कभी उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वो पास्ट से प्रेजेंट में आ जाते हैं। और ऐसे ही पास्ट के प्रेजेंट जब हम कहानियों का वर्णन करते हैं तो उसको प्रेजेंट में वर्णित करने लगते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान ना देते हुए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस नहीं है। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं प्रेजेंट में लिखने को तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके डेली रूटीन से कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है टू एक्सप्रेस सिचुएशन एग्जिस्टेंस पोजीशंस। कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस पोजीशंस और सिचुएशंस को बताने के लिए, सिचुएशंस क्या, जैसे ये आई इज एम आर और नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, मतलब ये जो वर्ड्स आ रहा है ये सब कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आई एम नॉट इन अ फिक्स, ये हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मान सकते कि कहीं पर सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट बनकर आ रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट हमारे हिसाब से है। आप किताबों में क्या पढ़ते हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि हम सही चीज को मान सकते हैं, इलॉजिकल चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद द टीवी इज ऑन, जैसे यहां पर है, अब ऑन क्या है, यहां पर एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि टीवी खुला है। अब ये कॉम्प्लीमेंट बन के आया तो ये एग्जिस्टेंस को बता रहा है। क्या बता रहा है? अस्तित्व को बता रहा है या वर्तमान स्थिति को। टीवी कैसा है? अभी टीवी अभी खुला है, तो ये वर्तमान स्थिति को बताने वाले कुछ सेंटेंस जिसको भी आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वॉर लिख सकते हैं बेटा, लेकिन इसमें फर्क है शिवांगी यादव कि अगर बैटल दो राज्यों के बीच में होता था और जो वॉर है इसको भी अब युद्ध कहते हैं, ये देशों के बीच होते थे। देश और राज्य में फर्क ये होता है कि जो राज्य होते हैं उनमें राजा शासन करता है, जो देश होते हैं उस पर राजा शासन नहीं करता। कभी आपने सुना होगा कि राजपूताना राज, मुगल देश नहीं सुना आपने। तो जो वार होता है, वॉर, तो वो कुछ देशों के बीच में होता है। वॉर उस टर्म में लगा सकते हैं। ये इंग्लिश है, अगर आप गलत यूज करेंगे तो गलत माना जाएगा, बैटल वहां नहीं लगाएंगे। तो बैटल इसलिए क्योंकि दो डायनेस्टी वंशजों के बीच में वहां पर युद्ध हुआ था। पानीपत का इब्राहिम लोदी अलग वंशज थे और मुगल बाबर अलग वंशज थे, है ना जी। वेरी गुड। ठीक, चलिए अब यहां पर कुछ ये एडवर्ब्स, ये जो कुछ वर्ब्स हैं इसको जो है आप देख लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका डिस्क्रिप्शन हमने बहुत ही कायदे से, जो इससे पहले भी हमने टाइम एंड टेंस के ऊपर, प्रेजेंट टेंस के ऊपर 12th क्लास में वीडियो बनाई है, वहां पर हमने इसका बहुत ही कायदे से डिस्क्रिप्शन दिया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें पूरा आधा घंटा चाहिए। और चूंकि हम लोग पढ़ना है हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी, तो इसलिए हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं। उसमें हमने सारी चीजें बता रखी हैं 12th क्लास के। आप जब प्रेजेंट टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 में आप जरूर देख लीजिएगा, कुछ चीजें हमने वहां ज्यादा बताई हुई हैं। ठीक है,
जी हाँ बेटा, सब पढ़ाएंगे हम, प्रीपोजिशन भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको हम एडवर्ब भी बढ़ा देंगे, ठीक है। एडवर्ब प्रीपोजिशन बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब उसका टाइम आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल टेंस को खत्म करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है बेटा, कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया बेटा, हमने आपको बताया था ये एक्शंस। लेकिन सिर्फ अगर हम यही कहते हैं कि ये एक्शन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो पॉसिबल कंडीशंस हैं हर जगह ये फॉलो नहीं हो सकता, लेकिन सिंपली हम इसको पहचानने के लिए, जिसे हम लोग रहा रही रही से पहचानते हैं, रहा है रही है, इससे पहचानते हैं, तो इससे ना पहचान करके ऐसे एक्शन जो लगातार चलते रहे उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। सो लाइकवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने देखा कई जगह ऐसी होती है जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, उसी तरीके से उसी भांति हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी 2-3 जगह यूज कर सकते हैं। बट सिंपल है, हमने साथ में लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फर्क पहले समझ लें। हम इसको हटाकर एक स्लाइड में खुद समझाते हैं ताकि आप दोनों में फर्क समझ लें। बेटा एक सेंटेंस लिखा हमने कि वह पढ़ रहा है, और दूसरा सेंटेंस लिखा हमने वह सुबह से पढ़ रहा है। अब ये दोनों सेंटेंस में बस एक ही सेंटेंस में आप पूरा फर्क समझ जाएंगे बेटा। अब जरा ध्यान दो, हाँ कोई बात नहीं, विनय मौर्य, हाँ चलिए, पहले का है वह पढ़ रहा है और दूसरे का वह सुबह से पढ़ रहा है। अब देखो दोनों में हमारे बच्चे थोड़ा सा फर्क नहीं समझ पाते, बहुत ध्यान से समझ लें। अगर किसी रहा रही वाले सेंटेंस में, जैसे हम लोग समझते हैं कि रहा रही इज द रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ठीक है, लेकिन पूरा ये नहीं है। रहा रही ही सिर्फ नहीं होता, ऐसे बहुत से सेंटेंस है जहां पर रहा रही नहीं आएगा। तो वह सुबह से अगर पढ़ रहा है और वह पढ़ रहा है, दोनों में फर्क एक आया कि इसमें एक समय दे दिया गया, और टाइम और टेंस के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर विशेष वीडियो बनाई हुई है। टाइम और टेंस अलग अलग होते हैं, लेकिन टाइम हर जगह अलग नहीं हो सकता, और टाइम से टेंस का निर्माण भी हो जाता है। देखो कंटिन्यूअस में इसमें टाइम नहीं दिया है, इसमें कोई समय नहीं दिया, लेकिन दूसरा सेंटेंस में सुबह से लिखा है। तो अब बच्चे रहा रही तो देख लेते हैं, और सुबह से के लिए हम क्या लगा देते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग, जो कि लिखना ग्रामेटिकली गलत है। फ्रॉम मॉर्निंग लिखना ये गलत हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पहले का तो ट्रांसलेशन आपने बना दिया कि ही इज रीडिंग, बच्चे रीडिंग ही लिखते हैं या स्टडीइंग, दोनों का फर्क भी समझ लो बेटा, ठीक है। ही इज रीडिंग और स्टडीइंग में फर्क क्या है, आपका जो सेंटेंस में होगा वो स्टडीइंग लिखा जाएगा, रीडिंग नहीं लिखेंगे ग्रामेटिकली। अगर आप बोलने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, बोलिए, हिंदी गलत बोलते हैं, इंग्लिश भी गलत बोलिए, तो गलत सीखेंगे तो तभी सही आएगा। बट स्टडी यहां पर क्यों होगा बेटा, क्योंकि स्टडी का मतलब पढ़ाई करना होता है, रीडिंग का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता। रीडिंग का मतलब किसी किताब को पढ़ना, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना, किसी मैगजीन को पढ़ना, किसी जर्नल को पढ़ना, किसी पोस्टर को पढ़ना, किसी टीवी सीरियल न्यूज चैनल पे को खबर आ रही उसको पढ़ना, वो रीड होता है। रीड के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन स्टडी के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए बेटा क्या कर रहे हो आजकल, आपने कहा अंकल हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर तो आप बोल रहे हैं कहां पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अपना रूटीन एक्शन, आपका परमानेंट एक्शन, आपका इंडेफिनिट एक्शन बताया, अंकल मैं पढ़ाई करता हूं या अंकल मैं पढ़ रहा हूं। वहां पर उस टाइम पर आपके हाथ में कुछ था नहीं, तो आप वहां पर कह रहे हैं अंकल आई एम स्टडीइंग। वहां पर आप आई एम स्टडीइंग कहेंगे, क्योंकि ऐसा पूछा जाए किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने कहा आई एम स्टडीइंग इन दिस स्कूल। बच्चे जनरली आई एम रीड इन दिस स्कूल, गलत है बेटा। आई एम रीड पहली बात तो होगा नहीं, आई एम रीडिंग हो सकता है, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ने की बात, यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात, किसी क्लास में पढ़ने की बात आप करते हैं, तो अब वहां पर आप स्टडी वर्ड का यूज करेंगे, रीड वर्ड का यूज नहीं करेंगे। बेटा वह पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग होगा जय मिश्रा, ही वॉज टीचिंग। पढ़ाना और पढ़ने में फर्क है बेटा, ठीक है। हाँ चलो अच्छी बात है। अब दूसरे वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो अब आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपसे ब्लंडर हो जाती है। इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, ही हैज बीन
और यहाँ कंटिन्यूअस है, इसलिए आप यहां पर भी लिखेंगे क्या, स्टडीइंग ही, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा। यहां पर हैज बीन और यहां पर इज, ये कंटिन्यूअस था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस था, हैज बीन स्टडीइंग, और यहां पर आगे टाइम के लिए सिंस और फिर मॉर्निंग लगाएंगे। समझे इस बात को? वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद तनु। तो ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ये सिंपल सी बात तो है, बट हमने बेटा, अगर आप हमें माने, हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल के भी ऐसे ऐसे मतलब क्या बोले अध्यापक हैं, बड़े अपने आप को काबिल भी बनते हैं, लेकिन सिंपली अगर किसी टीचर को अपनी एक एप्लीकेशन ना लिखना आता हो, इवन द प्रिंसिपल को ना आता हो, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, तो हमें टोकना पड़ता है, और आपको भी ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब कुछ एग्जांपल और लेंगे जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फर्क समझें। अब हमने एक एग्जांपल लिखा कि मैं कल रात से बुखार में पीड़ित हूं। अगर बुखार में पीड़ित हूं लिखा है तो से लिखना चाहिए हमको, यहां पर में नहीं होना चाहिए, से, बुखार से पीड़ित हूं, या फिर आप ये लिख सकते हैं बुखार में पड़ी हूं, आप ये भी लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में अब आपको समझना है कि अब यहां कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, बताइए इसमें क्या हो सकता है। इसमें अब आप क्या समझते हैं, अब आप लोग खुद बहक जाते हैं। आप सिंपली इसका ट्रांसलेशन एक ये भी कर सकते हैं, भाई देखिए भाषा है तो भाषा को किसी एक ट्रांसलेशन से नहीं बांधा जाता कि यही होगा। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, आई हैव फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट, यही लिखते हैं आप लोग। आपने लिखा कोई बात नहीं, आपने बोल लिया, ठीक है, तो आप यहां पर फ्रॉम लास्ट नाइट लिख सकते हैं, ठीक, चलो अच्छी बात है, आपने लिख दिया। क्योंकि यहां आपने फ्रॉम लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर जो एक्शन लिखा उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है, यहां पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है, दैट इज व्हाई यू यूज फ्रॉम हियर, यू कैन यूज, आप यहां यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द ट्रांसलेशन सेंसिबली, दिस इज द ट्रांसलेशन मतलब आपके भावों के अनुसार था, एक्सप्रेशन के हिसाब से था, ट्रांसलेशन ठीक है, ऊपर कुछ लिखा नीचे, तो ऑलमोस्ट सेंस समझ में आ गया, है ना, समझ रहे, सेंस समझ में आ गया, भाव, तो भाषा भाव को समझाने के लिए यही होती है। बट अगर हम ग्रामेटिकल बात करें तो फिर इसका ट्रांसलेशन ग्रामेटिकली क्या बनाएंगे बेटा हम, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, किससे, फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तब यहां पर फिर एक बार सिंस लगाएंगे, सिंस लास्ट नाइट। अब दोनों सेंटेंस में फर्क समझ रहे हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसको लिखा जाएगा, कहीं पर रहा आया नहीं आया, आया नहीं आया है। आनंद दुबे गलत है बेटा, ये नहीं लिखा जाएगा, आई एम सफरिंग भी लगाओगे, फ्रॉम फीवर सिंस नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सर अगेन नहीं समझे बेटा, देखो ऊपर लिखा हुआ है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं, यहां पर मतलब यह है कल रात से पीड़ित हूं, इसका मतलब अभी भी मेरे बुखार है, तो जो बुखार होने की जो क्रिया है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये सेंस कह रहा है, रहा है नहीं है वहां, लेकिन सेंस ये कह रहा है कि बुखार कल रात को चढ़ा और अभी भी है, तो बुखार किसी की बॉडी के अंदर लगातार बना हुआ है और लगातार बना है, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस माना गया। अब चूंकि बुखार होने का जो समय था वो पास्ट में चला गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक स्थिति होती है कि उसका आधा पार्ट खत्म हो चुका होता है और आधा पार्ट अभी भी चल रहा होता है, इस पार्ट को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, इस पार्ट को हम कंटिन्यूअस इसलिए कहेंगे क्योंकि काम अभी भी जारी है, इस पार्ट को हम परफेक्ट कहते हैं क्योंकि काम खत्म हो चुका है, जो काम पूरा हो जाए उसे परफेक्ट, जो काम चल रहा है उसे कंटिन्यूअस, और इसी तरह के कुछ सेंटेंस आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, तो आप उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम दे देंगे।
प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, रश्मि वर्मा, अरे नहीं बेटा, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर है, हमसे ऊपर भी हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं, कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से पढ़ाने की और प्रैक्टिकल बताने की, ताकि किताबी ज्ञान बच्चे लेकर के सिर्फ इतना ना सीखें जो वो कहीं पर अटक जाएं। प्रैक्टिकल समझोगे तो मेरी उम्मीद है आप अटकेंगे नहीं, आप सेंस समझ लीजिए। तो मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूं, तो पीड़ित हूं या बुखार में पड़ी हूं, कंटिन्यूअस में है। आप सेंसिबली ये भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं और ग्रामेटिकली ये वाला ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आई होप कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्थितियां देख लेते हैं। तो पहली स्थिति आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की समझ लेना है बेटा, क्या है? ये है स्ट्रक्चर, आप सिंपली जानते हैं कि सब्जेक्ट है, उसके बाद एम आर इज लिखा है, इज एम आर होना चाहिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। सो वेयर वी कैन यूज दिस टेंस, इस टेंस को हम किस सेंटेंस में या किस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं? नंबर 1 देखो बेटा, ये टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शंस इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन। अब यहां पर एक वर्ड आया टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब आया तो मतलब ऐसे एक्शन जो टेम्पररी हो, तो इसी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं बेटा? अस्थाई। अस्थाई का मतलब अभी हमसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो राइट नाउ आई एम टीचिंग, दिस इज माई अस्थाई वर्क। व्हाट इज दिस? दिस इज माई टेम्पररी एक्शन। ये क्या है? टेम्पररी एक्शन है। भाई मेरा पढ़ाने का 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, 1 घंटे बाद खत्म हो जाता है। अभी इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं? आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, ये आपका टेम्परेरी एक्शन है। ऐसा तो नहीं मैं ऑनलाइन देखता हूं, अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो ये टेम्परेरी नहीं है, ये आपका परमानेंट एक्शन है, क्योंकि आप पर डे देखते हैं। एंड द पर डे एक्शंस विच इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शंस, जिसे हम आवृत्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। और अगर रेगुलर एक्शंस हैं तो रेगुलर का मतलब टेम्परेरी ही होगा। जैसे हमसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तभी हम सिंपली आंसर देंगे मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये वो काम है which takes some time to be finished, which takes some time to be completed. कुछ ही वक्त लेंगे किसी भी एक्शन को पूरा होने के लिए, and such actions are translated in present continuous if they are in present. Understood? जी, वेरी गुड। चलिए अब हमने आपके कमेंट्स देख लिए। एक्शन इन द प्रेजेंट, तो अब यहां दिखे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। अब ये उनका परमानेंट एक्शंस है, सिटिंग। सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बैठने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो जाहिर है स्टूडेंट्स कीप टॉकिंग अंटिल द टीचर एंटर। जब तक कि टीचर एंटर नहीं होता तब तक बच्चे बात करते रहते हैं। जैसे टीचर एंटर हुआ उनके बात करना खत्म। दैट इज व्हाई दे वर डूइंग टेम्पररी एक्शन, इसी वजह से वो टेम्पररी एक्शन बता रहे थे। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद है एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वाराणसी। एट दिस टाइम, मैं इस समय कहां से बात कर रहा हूं? फ्रॉम बनारस या वाराणसी। मैं इस समय बनारस से या वाराणसी से बात कर रहा हूं। इस समय, किस समय? वो कह रहा है इस समय, जिस समय वो बात कर रहा है। दिस इज द टेम्पररी एक्शन। अभी जो 2 घंटे बाद होगा वो बनारस में होगा कि इलाहाबाद में, पता नहीं भाई। 2 घंटे के अंदर बनारस से इलाहाबाद आ जाएगा, कोई भी व्यक्ति 2.5 घंटे में आ जाएगा। ठीक, तो अभी कह रहा है एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम से पता चल रहा है। तो टेम्पररी एक्शन दिखने में हो जाते हैं, पता चल जाते हैं। दूसरा चले, अब है सेकंड, टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब कह रहा है कि ऐसे एक्शंस जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब स्पीकर के बोलते समय। स्पीकर क्या बोल रहा है? जैसे अभी हम ही है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला और मैं कर भी रहा हूं पढ़ाने का। समझना है ये बात, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मैं बोल रहा हूं, स्पीकर आई एम हियर एंड आई एम रियली टीचिंग, मैं वास्तव रूप में पढ़ा भी रहा हूं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर, इफ समथिंग इज टेकन प्लेसेस, अगर कुछ हो रहा है, एनी एक्शन इज टेकिंग प्लेसेस, it means that sentence will be translated in continuous.
अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करिए, अगर वो पास्ट में है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दीजिए, अगर वो फ्यूचर में है तो आप फ्यूचर में कर दीजिए। सिंपल है जी बेटा। हाँ बिल्कुल करवा देंगे तनु गुप्ता, इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करवा देंगे। वैसे सारे ही पीडीएफ पर डे हमारे कंप्यूटर महोदय जितने भी हैं, एक नहीं है कंप्यूटर महोदय, बहुत से हैं, सब कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है। रितु इज स्टडिंग इन हर रूम। अब जैसे बोल रहा है कोई व्यक्ति है, हो सकता है पापा हो, रितु इज स्टडिंग इन द रूम, मतलब वो कमरे में पढ़ाई कर रही है। तो पापा ने बोला और उस टाइम पे पढ़ाई हो भी रही है। एट द टाइम ऑफ द स्पीकर्स मे बी समवन एल्स, और उस टाइम दूसरा कोई एक्शन, हमने बोला बाहर बारिश हो रही है। अब इस टाइम जब हमने बोला तो बाहर बारिश हो रही थी, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय बाहर हो रही थी बारिश। ओके, आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडकरचीफ, मैं अपना रुमाल ढूंढ रहा हूं, मैं ही ढूंढ रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही ढूंढ रहा हूं और मैं ही बोल रहा हूं। तो ये क्या हो गया, आई एम लुकिंग फॉर हैंडकरचीफ। अब आई एम लुकिंग फॉर हैंडकरचीफ लिखा है, तो हैंडकरचीफ का मतलब क्या हो गया बेटा, रुमाल। ठीक, ये हो गया आई एम लुकिंग फॉर हैंडकरचीफ। अब इस टाइम पर मैं ढूंढ रहा हूं, वास्तव रूप में ढूंढ रहा हूं, और वाकई में स्पीकर बोल भी रहा है मैं ढूंढ रहा हूं। तो ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्पीकर मस्ट बी द वन हु इज डूइंग द रियल वर्क। मतलब स्पीकर वो हो जो वास्तव में वही काम कर रहा हो। स्पीकर कोई भी हो सकता है, अगर स्पीकर के बोलते समय कोई दूसरा एक्शन हो रहा है, मे बी डन बाय समवन एल्स और मे बी हिज ओन सेल्फ, अगर वो हो सकता है वो खुद भी कर रहा हो या दूसरा कर रहा हो, बट एट द स्पीकिंग टाइम, मतलब बोलते समय कोई एक्शन घटित होना चाहिए। एंड सच सिचुएशंस कम अंडर कंटिन्यूअस सिचुएशन। कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह की सिचुएशन आती हैं। इसके ऊपर एक दो चीजें और हैं जो हम लोग कल के वीडियो में, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट कर देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ही बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल टू यू एंड यू अंडरस्टैंड वट एवर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। स्पीड कभी कभी हो जाती है तेज, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से वीडियो को देख लिया करिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच।